Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss and solve problem 21-24 from cost accounting by Holmgren. और इसमें आज मैं आपके साथ एक एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके अंदर इनकम टैक्स का भी इफ़ेक्ट है और इनकम टैक्स का इफ़ेक्ट दो तरह से होगा। एक तो ये है कि एनुअल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस जो हैं उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, और दूसरी चीज़ ये इसमें आएगी कि डेप्रिसिएशन का जो है वो कि टैक्स सेविंग की इम्प्लीकेशंस हैं। तो दो तरह से जो है वो टैक्स की कैलकुलेशंस होंगी और फिर वो जो है वो हमारी कैश फ्लोज के अंदर आ जाएगा और हम उसको फिर कैलकुलेट करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम्स के अंदर ऑब्वियसली जो है वो इनकम टैक्स का इम्पैक्ट नहीं डाला जाता और आप लोग उसको सॉल्व करते चले आए हैं। आज इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू की टेबल जो है वो डिस्कस करूँगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी यही है और नॉर्मली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में समटाइम्स सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू के ज़रिए ही डिसीजन मांग लिया जाता है और उसी के ऊपर उसी की कैलकुलेशंस की जाती हैं। Ella's Bakery plans to purchase a new oven for its store. The oven has an estimated useful life of 4 years. ठीक है जी, लाइफ आपको बता दी गई है। Estimated pre-tax cash flows for the oven are as shown in the table that follows. इस के अंदर जो है इन्होंने आपको बता दिया है कि pre-tax cash flows जो है आपको बता दी गई हैं, which is 77,000 एनुटी है। 4 years में कंटिन्यूसली ये 77,000 की कैश फ्लो चलेगी। और इसमें कैश फ्लो से क्या मुराद है, यानी इसमें जो भी ओवन के ज़रिए प्रोडक्शन होगी, जो भी उसमें से हासिल होगा उसकी सेल होगी। सेल होने के साथ साथ उसमें से फिर कुछ उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस किए जाएंगे। तो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो है वो हमें नेट कैश फ्लोज हासिल हो जाती है जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है गिवन है, इनिशियल मशीन इन्वेस्टमेंट $186,000 और उसके बाद फिर एनुअल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस आ गए और इसमें इसको इन शॉर्ट कर दिया। इसमें से जो है वो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को नेट करने के बाद जो भी हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस हासिल हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट शामिल नहीं है। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट इसमें क्या हो सकता है ये आपको बता दिया गया है। अज्यूम डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर द टैक्स पर्पसेस यूजिंग द initial oven investment and estimated terminal disposal value of the oven। अच्छा जी, कैश फ्लोज फ्रॉम टर्मिनल डिस्पोजल ऑफ ओवन इज़ गिवन। ये ओवर आर जो है ये मिस्टेक है, दिस इज़ ओवन। तो 6,000 जो है इसकी टर्मिनल डिस्पोजल वैल्यू है, यानी एट द एंड ऑफ द टाइम फ्रेम जिसके दौरान ये एसेट यूज़ होना है अपनी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बाद ये 4 years के एंड पे जो है 6,000 में सेल आउट हो जाएगा। तो ये एक इनफ्लो आ गई। तो अब इन सारे चीज़ों को लेते हुए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम एनुअल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन इसमें से टैक्स को माइनस करेंगे जो 35% टैक्स रेट गिवन है हमें। उसके बाद फिर बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो डेप्रिसिएशन का टैक्स इफ़ेक्ट को हम उसमें देखते हैं। जी, प्रॉब्लम के अंदर गिवन है एनुअल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन 77,000 और 77,000 का जो है इनकम टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। 77,000 मल्टीप्लाइड बाय 35%, दिस इज़ इनकम टैक्स 26,950 ये जिसमें से डिडक्ट किया। सो वी गेट एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये इसका पहला जो है वो टैक्स की इम्प्लीकेशन हो गई कि हमने उसके अंदर से कैश फ्लोज के अंदर से टैक्स को की पेमेंट को माइनस कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाते हैं इसकी दूसरी इम्प्लीकेशन की तरफ, वो है डेप्रिसिएशन के हवाले से। डेप्रिसिएशन सभी को पता है कि एक नॉन कैश जो है वो एक एक्सपेंस है, लेकिन और ये किसी भी तरह हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर है डेप्रिसिएशन का, वो ये है कि ये हमें टैक्स सेविंग का बायस बनता है, टैक्स कैश सेविंग का बायस बनता है। वो किस तरीके से, एक छोटी सी स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए इसको प्रिपेयर किया है, इसको देख लें। इसमें ऐसे है जी कि डेप्रिसिएशन जो है
किसी भी सिचुएशन में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब एक नई सिचुएशन आ रही है कि आप एक नई मशीन जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। नई मशीन परचेज़ करने में जो है वो डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी। जब डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी तो उसके ज़रिए जो है वो लेसर नेट इनकम आएगी प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में। जब नेट इनकम लेसर होगी तो फिर उसमें जो है वो टैक्स भी कम आएगा। टैक्स जब कम आएगा तो उससे टैक्स सेविंग होगी। तो याद रहे कि जो भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस होता है कैपिटल बजटिंग के लिए, उसके अंदर हम इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ लेते हैं। तो हम प्रीवियसली जो है जो कुछ भी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, करंट सिचुएशन में, उसकी बनिस्बत हम जो है ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर जो फ़र्क हमें महसूस होता है दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल एनालिसिस। तो इस मशीन या ओवन को परचेज़ करने की वजह से ज़ाहिर है कि हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे सामने आएगी, डेप्रिसिएशन में इंक्रीज़ होगा। तो जब डेप्रिसिएशन में इंक्रीज़ होगा तो आपके सामने है कि नेट इनकम कम होगी। नेट इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा और इस तरीके से टैक्स सेविंग हो जाएगी। जब टैक्स सेविंग हो जाएगी तो कोई भी सेविंग जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हवाले से वो एक रेलिवेंट कैश फ्लो बनती है। तो इस तरीके से ये इम्प्लिकेशन है डेप्रिसिएशन की इनकम टैक्स के हवाले से। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है। सबसे पहले हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 186,000 इसकी कॉस्ट है, उसमें से इसमें से टर्मिनल वैल्यू को हमने माइनस कर लिया। टर्मिनल वैल्यू को माइनस करने के बाद उसकी जो है स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए जो है एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, दैट इज़ 45,000। उसके ऊपर हमने टैक्स को कैलकुलेट कर दिया जो कि हमें कैश सेविंग का बायस बनेगा, टैक्स सेविंग की बायस बनेगी। अगर यही अमाउंट, अब इसको मैं एक आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ कि अगर हम इस एसेट को परचेज़ ना कर रहे होते तो ये डेप्रिसिएशन इसकी जो है वो हमारे एक्सपेंसेस में से माइनस ना हो रही होती। तो अगर ये डेप्रिसिएशन माइनस ना हो रही होती तो इतनी ही अमाउंट के बराबर जो है हमारी नेट इनकम इंक्रीज़ कर गई होती, और नेट इनकम अगर इंक्रीज़ कर गई होती तो इस तरीके से हमारा टैक्स इजाफी होता। अब चूँकि ये डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, लिहाजा जो है ये हमारे टैक्स की सेविंग का बायस बनेगी। तो 15,750 जो है ये हमारी टैक्स सेविंग हो गई। तो इट इज़ ए रेलिवेंट कैश फ्लो। तो हमें दो वैल्यूज़ हासिल हुई। 50,050 जो है ये हमारी एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो है, और दूसरी हमारी इनकम टैक्स की सेविंग है। तो ये दोनों हमारी जो है वो रेलिवेंट कैश इनफ्लोज हैं। इन दोनों को हम लेके जो है अपनी टेबल में आते हैं और फिर आगे बाकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। ये आपके सामने जो है प्रॉब्लम 21.24 को सॉल्व करने के लिए ये एक्सेल टेबल आपके सामने प्रिपेयर कर दिया है, और इसमें आप देख सकते हैं परफॉर्मा जो है इसका कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मा है। ईयर्स इसमें मैंने कॉलम्स में लिए हैं क्योंकि इसका जो है वो 4 ईयर्स हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें नई आई हैं जो कि टैक्स को हमने इंक्लूड करना है। तो ये हमारा परफॉर्मा जो है इस तरीके से ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। सॉल्व करने से पहले ज़रा परफॉर्मे को रिव्यू कर लेते हैं। परफॉर्मे में सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो कि इस सिनेरियो में नहीं है, लेकिन ये कि परफॉर्मे को कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मा आपके सामने रखने की खातिर जो है इसको भी लिख दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया डेप्रिसिएशन के इफेक्ट के बगैर। फिर इनकम टैक्स कैश सेविंग फ्रॉम एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया, और उसके बाद फिर टर्मिनल वैल्यू। हर एक प्रोजेक्ट, जो कोई प्रोजेक्ट भी एंड हो रहा होता है या कोई एक मशीन जो है वो सेल आउट हो रही होती है तो उसकी टर्मिनल डिस्पोजल वैल्यू ज़रूर ली जाती है। और शुरू में अगर इनिशियल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है तो एंड पे उसकी भी रिकवरी जो है वो डाली जाती है, यानी कि करंट एसेट्स जो हैं वर्किंग कैपिटल से मुराद जो भी है वो अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वापसी पर जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है या जो भी उसकी आपका कोई एसेट है उसको आप सेल आउट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो है वर्किंग कैपिटल की वापसी होती है। चूँकि ये एक मशीन थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए ना तो इसका वर्किंग कैपिटल इंजेक्ट हुआ और ना ही वापसी पे ये फिनिश हुआ। तो हमने एडलेस कर लिया इन सब चीज़ों को। चूँकि ये सारी चीज़ें फ़िलहाल तो हमने ऐड ही करनी है। ये आपके सामने है, एक फार्मूला लगा दिया है, ठीक है। ये सारे जो है वो रोज़ की वैल्यूज़ को ऐड कर लिया। इस तरीके से ये 50,000 और 50,050 और 15,750 मिलकर ये हो गया। एक्सेल का फार्मूला आपके सामने है। 14% डिस्काउंट रेट के हवाले से
जो है वो हमने इसके डिस्काउंट फैक्टर्स पुट कर दिए और इसके बाद फार्मूला लगा के हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को माइनस करके इस तरीके से हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने जो है अब इसमें हम डिसीजन दे देंगे कि जो भी रिक्वायर्ड है कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि अभी सिर्फ इन्होंने कैलकुलेशन रिक्वायर की है, लिहाजा अभी हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पर ही रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि हमने दो चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करवाई। सिंपल के अंदर एक तो ये है कि आपने टैक्स का इफ़ेक्ट देख लिया, ठीक है, और दूसरा जो है सिंपल डेप्रिसिएशन जो है उसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है, डेप्रिसिएशन की कैश सेविंग की इम्प्लीकेशन हो सकती है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स का इफ़ेक्ट जो है वो किस तरीके से एक न्यू इक्विपमेंट परचेज़ की प्रॉब्लम में, कैपिटल बजटिंग की प्रॉब्लम में आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आज मैंने आपके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस की है और नेक्स्ट में इसी तरीके से हॉर्नग्रेन कॉस्ट काउंटिंग की मज़ीद प्रॉब्लम्स आपके साथ लेके जो है वो हाज़िर होऊंगा और डिस्कस करूँगा। और हॉर्नग्रेन जो है वो कॉस्ट काउंटिंग में या मैनेजरियल अकाउंटिंग में एडवांस्ड टेक्स्ट बुक समझी जाती है। इसमें तकरीबन कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो टॉपिक्स की ट्रीटमेंट होती है और कवरेज होती है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अगर आप कोई और जो है वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं वो भी डिस्कस करूँगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।